5 चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। यानी अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कैंसर क्या, कोरोना क्या, कोई भी इन्फेक्शन आपको कम इफेक्ट करेगा या नहीं इफेक्ट करेगा। सेकेंड इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, यानी आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स निर्माण होते ही हैं, सेल्स का डैमेज होना, ये होना, हम खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, किन किन आसनों से हमको हेल्प मिलेगी डिटॉक्सिफिकेशन में। थर्ड है बिल्डिंग दी स्ट्रॉन्ग बोन्स। बोन्स को स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैंसर के दृष्टिकोण से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बोन जो होती है उसके अंदर होता है बोन मैरो, और बोन मैरो जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को प्रोड्यूस करता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स में जो है हमारी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर आपकी बोन स्ट्रांग होगी, आपका बोन मैरो हेल्दी होगा, तो उतना ही जो है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स डेवलप होंगे और आपकी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। सो ऐसे कौन से आसन जिनसे आपके बोन्स स्ट्रांग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबेसिटी जो है या मोटापा जो है दैट इज रीजन ऑफ मेनी कैंसर। योग में हम वेट मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिड्यूस स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस भी जो है आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है। हर डिजीज के साथ एक ऐड हो गया है रीजन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड माइग्रेन। तो एक वन ऑफ द मेजर रीजंस हो गया है एनी डिजीज के लिए स्ट्रेस का है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे। सो अब मैं थोड़ा सा डेमो आपको दूंगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी 5 प्रकार की प्राणिक क्रियाएं बताना जा रही हूं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए 2 बातें होती है, एक तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होना चाहिए और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ये 5 प्रकार की प्राणिक क्रिया है, जिसमें फर्स्ट जो प्राणिक क्रिया है उसमें आपको नाक से श्वास लेना है और मुंह से फोर्सफुली आपको प्रश्वास करना है। दोनों पैरों में आपको कंधे जितना डिस्टेंस रखना है। श्वास लेते हुए आपको पूरा बैक बेंड करना है और श्वास छोड़ते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंड करके दोनों भी हाथों को इस तरीके से आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, मैं आपको 2-3 करके बता रही हूं। इनहेल 1 2 3, इस तरीके से 5 से 10 बार शुरू करके और फिर आपको इसको 25 से 30 बार तक बढ़ाना है। अब सेकंड से लेके 5th तक जो प्राणिक क्रिया है उसमें आपको नाक से श्वास लेना है और नाक से ही फोर्सफुली प्रश्वास करना है। सेकंड में भी आपके दोनों पैरों में कंधे जितना डिस्टेंस रहेगा। साइड से आपको श्वास लेते हुए दोनों भी हाथ ऊपर ले जाना है, दोनों हथेलियां पीछे से जुड़ेंगी, उनको देखना है। श्वास छोड़ते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंड करके दोनों हाथों को चेस्ट पे क्रॉस करके आपको पीठ पे रखना है। तो एक बार जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो राइट हैंड ऊपर आएगा, दूसरी बार जब आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। इस तरीके से आपको करना है। देखिए, इनहेल 1 2 3, इस तरीके से इसको भी 5 से 10 बार से शुरू करके और फिर 25 से 30 बार तक आपको बढ़ाना है। फिर तीसरी प्रकार की प्राणिक क्रिया में दोनों हाथों को आपको सामने लाना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आप पूरा पीछे ले जाएंगे, गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को चेस्ट पे क्रॉस करके पीठ पे रखेंगे और वहां सिर्फ गर्दन नीचे आएगी। देखिए, दोनों हाथ सामने। इनहेल 1 2 3, इस तरीके से 5 से 10 बार शुरू करके फिर 20 से 25 बार तक आपको इसको ले जाना है। अब चौथी प्राणिक क्रिया में ऑपोजिट नी टच है, यानी श्वास लेते हुए आपको हाथ को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है और श्वास छोड़ते हुए एल्बो से ऑपोजिट नी को आपको टच करना है। इस तरीके से ये आपको 30 से 35 बार तक आप इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद 5वीं प्राणिक क्रिया,
5वीं प्राणिक क्रिया में दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर, आपको अंगूठे अंदर रखना है, दोनों हाथों की आपको मुट्ठी बांधना है, शोल्डर्स के पास में रखना है, श्वास लेते हुए हाथ को पूरा ऊपर स्ट्रेच करके ओपन कर देना है और श्वास छोड़ के वापस दोनों मुट्ठियां बंद हो जाएगी और दोनों एल्बोज इस तरीके से चेस्ट के सामने ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए कैसे करना है। 1 2 3 4 देन रिलैक्स। तो ये 5 प्रकार की प्राणिक क्रिया है और हर प्राणिक क्रिया के बीच में आपको रिलैक्स करना है ना, 2-4 डीप ब्रीदिंग करना है, फिर आपको नेक्स्ट प्राणिक क्रिया पे जाना है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की प्राणिक क्रियाओं में बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन आपका फास्ट होने लगता है और बहुत अच्छा सर्कुलेशन हो जाता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो कि इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे जो है एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी में कुछ जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर आपने सुना होगा कैंसर है तो आपको पता ही होगा कि कोई भी इन्फेक्शन या कैंसर जब होता है, जिस जगह होता है, तो वहां की गांठें जो है वो बड़ी हो जाती है ना, डॉक्टर गांठें चेक करता है, लिम्फ नोड्स बोलते हैं हम उसको। लिम्फ नोड्स में बेसिकली जो है हमारे फाइटिंग सेल्स बैठे हुए होते हैं। जैसे ही कोई मतलब इन्फेक्शन आता है तो वहां पर जो है वो सेल्स फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और शरीर से उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो और कुछ मतलब ग्रुप में जहां रहते हैं मेजर लिम्फ नोड्स, वो होता है आपके नेक के अराउंड, आपके आर्मपिट्स के अराउंड, आपके ग्रॉइन के अराउंड और आपके पेट में। वैसे तो पूरे शरीर में होते हैं, लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको कि आपको एक्टिवेटेड रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने मार्क किया होगा कि जो सारी प्राणिक क्रियाएं उसमें हमारे मेजर लिम्फ नोड्स की एक्टिविटी बढ़े, ऐसे हमारे जो है वो पोजीशंस थे और प्लस ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा था। तो ये 5 प्राणिक क्रियाएं अगर आप डेली इनकल्टेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन शायद उतने अच्छे से ना कर पाए, क्योंकि कभी कमर की प्रॉब्लम हो सकती है या नेक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं होती है। नेक सिंपल नेक रोटेशन है, या आपका हाथ का जो है वो रोटेशन है, या फिर आप बैठ के जो है लेट के जो है आपके पैरों का घुमाना है। इस तरीके से अगर आप छोटी मोटी चीजें करते हैं तो आपके ये लिम्फ नोड जो है वो एक्टिवेटेड रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरे जो वीडियोस हैं उसमें स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो दिया है, उसको देख के सारी डिटेलिंग आप पता कर सकते हैं। सेकेंड इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमको हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताने चाहूंगी कि किसी भी चीज को जैसे अगर हम निचोड़ते हैं ना, कपड़ा अगर हम निचोड़ते हैं तो उसमें से पूरा जो है वो पानी बाहर निकल जाता है, और निचोड़ने के बाद हम अगर 1-2 सेकंड्स या कुछ सेकंड्स रुकते हैं तो थोड़ा सा और जो बचा हुआ पानी वो भी बाहर निकल जाता है। तो मैं यहाँ योग में आपको बताना चाहूंगी कि ट्विस्टिंग पोजेस, जहां पे भी जिस भी पोज में ट्विस्ट आता है, दैट पोजेस आर वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे खड़े रह के आप कटी चक्रासन कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा बैक बेंड इस तरीके से लेफ्ट साइड करेंगे तो पूरे बॉडी में ट्विस्ट होता है आपका। उसके बाद अगेन ऑपोजिट साइड आप पूरा करेंगे, फिर सामने आ जाएंगे। एक और आसन जो होता है, दोनों पैरों में थोड़ा सा हम डिस्टेंस कर लें, त्रिकोण आसन, जिसमें हम श्वास लेते हुए दोनों भी हाथों को कंधों तक लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए हम राइट हैंड को लेफ्ट अंगूठे पे ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाते हैं, फिर वापस श्वास लेते हुए हम सीधे होते हैं, श्वास छोड़ते हुए अब लेफ्ट हैंड हम राइट अंगूठे पे ले जाते हैं, राइट हैंड ऊपर ले जाते हैं, फिर वापस हम सीधे हो जाते हैं। तो ये जैसे खड़े रह के मैंने आपको 2 आसन बताए कि कटी चक्रासन और त्रिकोण आसन, ऐसे बैठ के वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन है। हर पोज में मतलब हर पोजीशन में जो है वो ट्विस्टिंग पोजेस बताए गए हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि कुछ देर ठहरना है, कोई भी योग आसन में रुकने का इंपॉर्टेंस है। फटाफट करते जाने से वो बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए होल्ड, पोज को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आसन के अलावा एक और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है कपालभाति।
कपालभाति एक शुद्धि प्रक्रिया है ना। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, पहली बात समझ लें, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि प्रक्रिया है और इससे भी आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और वेट मैनेजमेंट भी होता है। इसमें आपको जो है एक्सहेलेशन पे जोर देना होता है, मतलब इनहेलेशन जो है वो पैसिव होता है और एक्सहेलेशन जो है वो एक्टिव होता है। तो पेट अंदर श्वास बाहर, पेट अंदर श्वास बाहर, मीडियम स्पीड में आपका ये मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से पेट अंदर श्वास बाहर, पेट अंदर श्वास बाहर। तो कपालभाति भी जो है अगर कुछ लोग रेगुलरली करते भी हैं तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि एक बार में 80 to 100 से ज्यादा आपको नहीं करना है, मतलब एक स्ट्रोक में। ऐसे आप 100 के 5 स्ट्रोक कर सकते हैं, यानी कि 500 कपालभाति एट अ गो। इसके अलावा रोज करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने सुना है 1000 कपालभाति, 1500 कपालभाति, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अगर डेली 500 भी करते हैं, 100 के 5 सेट भी अगर आप लगाते हैं तो वो इनफ है आपके लिए। सो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन वाला। नाउ थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, बिल्डिंग दी स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको वेट बेयरिंग आसनास पे स्ट्रेस करना होता है, जहां हमारा बॉडी वेट ले रहा है। तो खड़े होके आसनों में सबसे सिंपल सा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में आपको जो है साइड से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे एड़ियों को भी आपको ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को कानों से लगाना है, पूरी बॉडी को ऊपर आपको स्ट्रेच कर लेना है। अब अगेन जब ताड़ासन में आने के बाद यहाँ कुछ देर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट या 2 मिनट तक अगर आप ताड़ासन में रुकते हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा, वो आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और जो जिन लोगों को थोड़ा सा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है या थोड़ी सी घुटनों की प्रॉब्लम है तो वो एड़ियां ना उठाएं, केवल एक स्ट्रेच देके भी अगर आप खड़े रहते हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा वृक्षासन, ट्री पोज जो होता है, मतलब इसमें आपको लेफ्ट पैर को आप जैसे फोल्ड करके थाई पे आप फिक्स कर लेते हैं, सामने एक पॉइंट पे आप फोकस रखते हैं और दोनों हाथों की आप नमस्कार की मुद्रा बना लेते हैं और यहाँ पे अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आप कुछ देर रुकते हैं। तो ये आपके बोन्स को भी स्ट्रांग बनाता है, आपके बैलेंसिंग कैपेसिटी, आपके फोकस, आपका कंसंट्रेशन, बहुत चीजें जो है इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गॉडेस पोज, दोनों पैरों में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है, दोनों पंजे आपके बाहर 90 डिग्रीज की तरफ टर्न्ड। अब श्वास लेते हुए दोनों भी हाथ आप ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए हाफ स्क्वाट पोजीशन में आके आप रुक जाइए। यहां पर कुछ देर आपको रुकना है और फिर अगेन श्वास लेते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ऐसे बहुत सारे वेट बेयरिंग आसनास हैं जो कि आपके बोन्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, तो उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा वेट मैनेजमेंट वाला। तो योग में हम किन चीजों से वेट मैनेज कर सकते हैं? तो एक तो मैंने आपको बताया कपालभाति, जो कि वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, कैलोरीज बर्न करता है वो, तो वो आपको करना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सबसे बढ़िया चीज योग की बताई है वो है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जो है वो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है। कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ऑल योर सिस्टम्स, आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलें, रेस्पिरेटरी बोलें, कार्डियोवैस्कुलर बोलें, एवरी सिस्टम इज एक्टिवेटेड एंड कैलोरीज बर्न होती है, खूब पसीना निकलता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार को भी कितना करना है। आपने सुना होगा 50 सूर्य नमस्कार, 100 सूर्य नमस्कार, 200 सूर्य नमस्कार, पर वो सूर्य नमस्कार फिर योग नहीं है, वो एक्सरसाइज है। लेकिन हम योग की बात कर रहे हैं, तो जब हम योग की बात करते हैं तो हर आसन को श्वास के साथ जोड़ा जाता है। इनहेल और एक्सहेल के साथ आपको पोजेस करने होते हैं, जैसे 12 पोजेस हम देखते हैं सूर्य नमस्कार में होते हैं, तो उसको इनहेल और एक्सहेल के साथ अगर आप करते हैं तो एक सूर्य नमस्कार में राउंड अबाउट 2 मिनट्स लगते हैं आपको। तो ऐसे 12 सूर्य नमस्कार आपको करना है, दैट इज इनफ। अगर डेली 12 सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो आपको 24 से 25 मिनट आपको लगेंगे इनहेल एक्सहेल के साथ अगर आप करते हैं, तो वो अगर आप डेली करते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है।